हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस फॉर्म में है? वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब उसमें चेंजेस किया जा सकता है। ठीक, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ठीक, उनमें से कुछ चेंजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं हम? मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ लेती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अभी तक हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कौन कौन से मेजरली अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक, तो एक एक करके हम सब देखेंगे, फीचर्स को देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1951 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अभी तुरंत ही इन्फोर्स हुआ, तो तुरंत ही चेंजेस क्यों आ गए? ये बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा। जब इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो सारे प्रोविजंस एक साथ नहीं डाल दिए गए, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी रखने दिया गया, मतलब कि टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस लाया जा सकेगा। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को ही सारे प्रोविजंस इकट्ठे साथ में नहीं आ पाए थे, मतलब कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड सारे प्रोविजंस नहीं मेंशन हो पाए थे, जिसका बाद में चल करके 1951 में पहला संशोधन अधिनियम लाया गया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आया था? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में ये पहला संशोधन अधिनियम 1951 में आया था। क्या क्या हुआ था, आप देखते हैं। रिसेंटली ही क्या हुआ था? इंडिया ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पाई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो कि कई सालों से भारत पे राज्य कर रहे थे, उनसे फ्रीडम पाई थी इंडिया। ठीक, तो क्या था, इंडिया में बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस प्रेजेंट थे उस टाइम पे। ठीक, तो उनके एडवांसमेंट के लिए बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बनाया गया। जो भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास थे, उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। ये पहला मेजर पॉइंट था किसका? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 का। ठीक है, देखो, उस टाइम पे क्या हुआ था? बाइफर्केशन तुरंत हुआ था, इंडिया पाक के बीच का बंटवारा हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान, तो बाउंड्रीज का बहुत सारा इशू चल रहा था। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, तो ये यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, इसको लेकर के बहुत सारा इशू चल रहा था। तो पर्टिकुलर उस स्टेट के सेफ्टी के लिए, जो स्टेट एक्विजाइट किया गया है, मतलब कि लिया गया है, उसके सेफ्टी के लिए लॉज वगैरह भी प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो समझ में आया? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और इसमें 9th शेड्यूल एड ऑन किया गया। 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड था? लॉज रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? देखो, आर्टिकल 19 जो कि बहुत सारे फ्रीडम्स को ग्रांट करता है। आर्टिकल 19 के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। तो आर्टिकल 19 जो कि बहुत सारे फ्रीडम को ग्रांट करता है, बट साथ ही साथ क्या है, इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जो रेस्ट्रिक्शन के ग्राउंड थे, इसमें 3 और ग्राउंड्स ऐड ऑन कर दिए गए। कौन कौन से? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, तो ये 4 चीज़ मेनली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी। पहले तो ईयर, दूसरा क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था, 9th शेड्यूल ऐड ऑन की गई थी। 9th शेड्यूल में क्या है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, उस टाइम पे इकोनॉमिक और सोशली बैकवर्ड क्लासेस बहुत थे, तो उनके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजन बनाई गई थी। ठीक, ई स्टेट प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो उनको उनके सेफ्टी के लिए लॉज बनाए गए थे। ठीक, आर्टिकल 19 जो कि पीपल्स को बहुत सारे फ्रीडम ग्रांट करता है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो उन रेस्ट्रिक्शंस में 3 और ग्राउंड को ऐड ऑन कर दिया गया। ठीक है, तो ये चारों चेंजेस कब किए गए थे? पहले संशोधन अधिनियम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। ठीक, समझ में आया ना? चलिए दूसरा देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये सोचो, 1951 में और जस्ट साल भर बाद 1952, इसके बीच में 5 अमेंडमेंट हुए। फर्स्ट तो हुआ ही था, 7th की बात ही कर रहे हैं, बीच में 2, 3, 4, 5, 6, ये पांचों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1952 में, मतलब साल भर बाद ही हो गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था देखते हैं आप। एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया गया। अब हाई कोर्ट के पास और भी जुरिस्डिक्शन पावर हो गया। यूनियन टेरिटरीज वगैरह में भी हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑन हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट का क्या हुआ, जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है,
वहाँ पे क्या होगा, स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा। जब उन पर काम ज़्यादा दे दिया गया तो स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा। तो इससे ये भी लर्न कर सकते हो आप कि एडिशनल और एक्टिंग जज के नंबर्स को बढ़ाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन ऑफ हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट वाज इंट्रोड्यूस। देखो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में एक ही हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल लो, मान लो यूपी बिहार, वैसे तो ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यूपी बिहार दोनों को मिला करके एक हाई कोर्ट हो सकता है या 2 से अधिक भी स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजंस कब से आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 से आया था। एबोलिशन ऑफ क्लास ए बी सी डी स्टेट्स एंड रिकॉग्नाइज देम इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूटीज। जब ब्रिटिशर्स थे तो क्या हुआ था, स्टेट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो ए बी सी डी का क्लासिफिकेशन था उसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया और अब डायरेक्ट सिर्फ 2 पॉइंट आ गया, स्टेट और यूटी नाम से। पहले ऐसे 4 पॉइंट्स में थे, ए बी सी डी, कुछ स्टेट्स को इनमें डाला गया था, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 में आया, उसमें ये वाला पार्ट्स हटा दिया गया और सिर्फ अब 2 चीज़ हो गया, एक स्टेट डायरेक्टली और दूसरा यूटी। ठीक है, तो समझ में आया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, मेजरली इसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड चीज़ हुई, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया। अब हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरीज में भी अपना डिसीजन वगैरह दे सकते हैं। जुरिस्डिक्शन बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफ बढ़ेगा, स्टाफ का मतलब एडिशनल और एक्टिंग जजेस के अपॉइंटमेंट को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें से क्या हुआ था, ये जो प्रोविजन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में सेम हाई कोर्ट वर्क कर सकती है, ये प्रोविजन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में जो स्टेट्स का 4 क्लासिफिकेशन था ए बी सी डी से, वो एबॉलिश कर दिया गया और अब डायरेक्ट सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन रह गया, स्टेट और यूटीज से। तो पहले 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में 9वां संशोधन अधिनियम कब आया था, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 1960 में आया था। इसमें क्या हुआ था, जो इंडो पाक अग्रीमेंट हुआ था 1958 में, उसके तहत इंडियन टेरिटरी को एडजस्ट किया गया था। ठीक है, 1958 में इंडो पाक अग्रीमेंट हुआ था, ठीक, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो उससे इंडियन टेरिटरी को एडजस्ट किया गया था, किस अधिनियम में, ये ध्यान दीजिएगा, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक, सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरूबारी वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। देखो वेस्ट बंगाल वाला कुछ पोर्शन इससे क्या हुआ था, पाकिस्तान को दे दिया गया था, किस केस के अंडर में, बेरूबारी केस के अंडर में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेनली किससे रिलेटेड है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। क्या हुआ था, इंडो पाक अग्रीमेंट जो 1958 में हुआ था, उसके तहत इंडियन टेरिटरी को एडजस्ट किया गया था। ठीक, बेरूबारी केस के तहत में जो वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक, इंडियन टेरिटरी से पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड पुडुचेरी इन इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन में पुडुचेरी को क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। सबसे मेन हो गया ये हुआ ना, प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। देखो जो 14वां संशोधन अधिनियम था उसके तहत 2 चीज़ें हुई थी, क्या क्या हुई थी, पहला तो पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में जोड़ लिया गया, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ था, कुछ यूटीज के लिए लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाने का ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, कौन कौन सी यूटीज, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। उस टाइम पे ये सब यूटीज थे। ठीक है, तो इन यूटीज के लिए लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने के लिए कहा गया था, किस अधिनियम से, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से। ठीक है, समझ में आया ना। दो कौन कौन से मेन चीज हुए थे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से, ये समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संशोधन अधिनियम कब का है, 1971 का है। ठीक है, अफर्म्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इससे क्या हुआ, पार्लियामेंट के पावर को बढ़ा दिया गया, पार्लियामेंट के पास पावर और भी ज़्यादा दे दिया गया। पहले भी पावर था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, बट इससे क्या किया गया, उनके पावर को बढ़ा दिया गया। अब वो फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कौन, पार्लियामेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्या किया गया, मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो इस एक्ट से दो लोगों को पावर मिला, एक तो पार्लियामेंट को और दूसरा प्रेसिडेंट को। ऐसे करके लर्न करना, पार्लियामेंट को क्या पावर मिला कि संविधान के किसी भी पार्ट में वो अब अमेंडमेंट ईजिली कर सकते हैं। इस पावर को, ये पावर था पहले से ही बट इस पावर को और भी बढ़ा दिया गया, अब वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। दूसरा प्रेसिडेंट को पावर मिला, प्रेसिडेंट को क्या पावर मिला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अब कंपलसरी कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे ही देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट का एसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1971 में आया था, उसमें दो लोगों को पावर दिया गया था, किसको किसको, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को। क्या क्या पावर वो हमने देख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम इसको ईजी लैंग्वेज में और अच्छे से समझा सकें। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। इसमें क्या किया गया, एबॉलिश द प्रिवी पर्सेस एंड प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट। ओवरऑल क्या था, जो प्रिंसली स्टेट वगैरह का प्रिविलेजेस था, इसको खत्म कर दिया गया। 26वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 से क्या किया गया, प्रिंसली स्टेट के पास जो भी प्रिविलेजेस वगैरह थे, प्रिवी पर्स था, वो सब खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35वां संशोधन अधिनियम 1974, मतलब कि 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। इसमें क्या किया गया, टर्मिनेटेड द प्रोटेक्टर्स स्टेटस ऑफ सिक्किम एंड कन्फर्ट द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। देखो अभी तक क्या था, 1974 के पहले सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेटस दिया गया था। सिक्किम ना ही स्टेट था 1974 के पहले और ना ही यूटी था। ठीक है, ये दोनों नहीं था सिक्किम, बल्कि सिक्किम क्या था, प्रोटेक्टोरेट स्टेटस, मतलब प्रोटेक्टोरेट स्टेट सिक्किम को कहा गया था, ये स्टेटस उनको दिया गया था सिक्किम स्टेट को। बट इस संशोधन अधिनियम से क्या किया गया, ये स्टेटस को खत्म कर दिया गया और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस भारत इंडियन यूनियन में दे दिया गया। ठीक है, तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब सिक्किम का जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट का स्टेटस था वो खत्म हुआ था। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत ये स्टेटस सिक्किम का खत्म कर दिया गया था और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट, इंडिया में एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दे दिया गया था। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। 10th शेड्यूल वॉज एडेड लेइंग डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिक्किम विद द इंडियन यूनियन। देखो अब क्या हुआ, इसमें 10th शेड्यूल ऐड किया गया। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि 9th शेड्यूल किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने अभी पीछे डिस्कस कर लिया। चलिए अब यहाँ देखते हैं, जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे क्या किया गया, 10th शेड्यूल को ऐड कर लिया गया। अब जब सिक्किम को स्टेटस मिल गया स्टेट का, तो अब सिक्किम इंडियन यूनियन में कैसे रहेगी, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस 10th शेड्यूल में दे दिए गए। ठीक, समझ में आया। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो दोनों चीज़ है, दोनों पॉइंट है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सिक्किम का प्रोटेक्टोरेट वाला स्टेटस खत्म कर दिया गया, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। जब इंडियन यूनियन में उसको एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगे, तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड ऑन किया गया। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। देखो साल भर में क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया, दूसरा आ गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन एंड ओमिटेड द 10th शेड्यूल। सबसे पहले सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस दिया गया, दूसरा स्टेटस एसोसिएट स्टेट का दिया गया। ठीक है, तीसरा स्टेटस मतलब फाइनली 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से सिक्किम को स्टेट का दर्जा मिल गया। ठीक है, अब जो 10th शेड्यूल में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए थे जिसके अंडर में सिक्किम क्या था, एसोसिएट स्टेट था, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो समझ में आया ना, 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, पहले सिक्किम का क्या स्टेटस था, उसके बाद क्या स्टेटस हुआ, और फाइनली थर्ड स्टेप में जाकर के सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस दिया गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। इसमें क्या कहा गया था, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो इंडियन कोर्ट्स के बियॉन्ड होगा। एक और है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब कि 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या कहा गया, 4 लोगों का इलेक्शन इंडियन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा। ठीक है, किन किन 4 लोगों का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन क्या होगा, इंडियन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा। ठीक, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये इमरजेंसी के दौरान
इंट्रोड्यूस किया गया था। इमरजेंसी कब लगा था? 1975 से 77, ये 2 साल इमरजेंसी लगा था ना, इस 2 साल के बीच में। तो इसी टाइम में ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चेंजेस आए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमने मेंशन कर दिया है, बट हाँ 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव लाए गए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आइए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आइए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो इससे क्या हुआ, प्रियम्बल में 3 नए वर्ड को जोड़ा गया, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी तक प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट ही हुआ, जिस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ डिलीट नहीं किया गया बल्कि 3 शब्द जोड़ा गया। तो कौन सा था? 42वां संशोधन अधिनियम से 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन से 3 शब्द? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, इसी एक्ट से क्या हुआ था? एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय सिटीजन, मतलब कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 4A को जोड़ा गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में पहले से ही नहीं था। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, बट फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ। तो कहाँ से जोड़ा गया? ये 42वें संशोधन अधिनियम से। तो इसी 42वें संशोधन अधिनियम से 4 डीपीएसपी भी क्या हुए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। कौन कौन से 4 थे? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 48A। 39 क्या है? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, तो 42वें संशोधन अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इससे हमारे संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट है जिसको देखते हैं हम, जैसे कि प्रियम्बल में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था और इसके बाद भी अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, बट हाँ इस 42वें संशोधन अधिनियम से बदलाव किए गए और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था उसको इससे जोड़ा गया था। ठीक, डीपीएसपी जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, बट 4 नए डीपीएसपी इस एक्ट से जोड़े गए थे। कौन कौन से 4? आर्टिकल 39, 39A, 43, 48A, सॉरी 43A, 48A। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे मेंशन है। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब उसके बाद क्या है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 42, उसके बाद 44th। देखो इससे क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी में जो टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? आर्म्ड रिबिलियन से। तो समझ में आया ना, नेशनल इमरजेंसी में पहले जो शब्द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था उसको रिमूव कर दिया गया और आर्म्ड रिबिलियन शब्द वहाँ पे ला दिया गया। किस अधिनियम से? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत नेशनल इमरजेंसी से आर्म्ड रिबिलियन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द को हटा दिया गया और आर्म्ड रिबिलियन शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया? अब क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकती है जब कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट अब नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकते हैं जब कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन देगी कि हाँ नेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हुआ? जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और अब इसको लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन अधिनियम से, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में कर दिया गया? तो 44वें संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में जोड़ दिया गया था। ठीक है, इससे और क्या हुआ था? प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। इसमें एक चीज़ और कह दिया गया, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से क्या क्या हुआ? जो नेशनल इमरजेंसी में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द था उसको हटा करके आर्म्ड रिबिलियन शब्द को जोड़ दिया गया। प्रेसिडेंट अब नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से क्या किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट का स्टेटस दे दिया गया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि अब नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होंगे।
तो आई होप आप लोगों को ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। इससे क्या हुआ, 10th शेड्यूल ऐड ऑन किया गया। देखो बीच में एक बार 10th शेड्यूल और ऐड किया गया था बट उसको फिर डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फिर से 10th शेड्यूल ऐड किया गया। क्या, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या बताया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो क्या हुआ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत शेड्यूल 10 ऐड ऑन किया गया, जिसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या किया गया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड को बढ़ा दिया गया। किस ग्राउंड पे अब डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, इस एक्ट से क्या हुआ था, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को अब डिफेक्शन ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और डिफेक्शन को कहाँ पे मेंशन कर दिया, 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इससे क्या हुआ, वोटिंग एज को घटा दिया गया। अभी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इससे पहले क्या होता था, वोटिंग एज 21 ईयर्स थी, बट अब क्या किया गया, इस संशोधन अधिनियम से वोटिंग एज को घटा करके 18 ईयर कर दिया गया। मतलब कि 1989 से पहले लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे किस उम्र के लोग वोट दे सकते थे, जो 21 साल के हों या 21 साल से अधिक के हों। बट इस एक्ट के तहत उम्र घटा दी गई और 18 साल वो उम्र कर दी गई। मतलब कि जो 18 या फिर 18+ होंगे वो अब वोट दे सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। देखो इस एक्ट से क्या किया गया, इस एक्ट से दिल्ली का स्टेटस चेंज किया गया। ठीक है, दिल्ली जो कि अभी तक यूनियन टेरिटरी थी उसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। क्या दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, और कुछ राइट्स भी मिल गए, जैसे कि अब दिल्ली में 70 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी और 7 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में हुआ था उससे स्पेशली दिल्ली के स्टेटस में चेंजेस लाया गया। क्या क्या चेंजेस, जैसे कि वो पहले यूटी था बट अब उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्टेटस दे दिया गया। और अब क्या था कि 70 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली में बनेंगे। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो जहाँ भी 73rd 74 आ गया आप लोग तो समझे जाते होंगे। 73rd पंचायती राज, 74 म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया था उसके तहत क्या हुआ था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। किसके तहत, न्यू पार्ट 9 और न्यू शेड्यूल 11th शेड्यूल के तहत। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से क्या हुआ था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था, एक पार्ट ऐड किया गया था पार्ट 9 और एक शेड्यूल था। 10 शेड्यूल तक हो गया तो शेड्यूल 11। इसको फिर से लिख देते हैं, शेड्यूल 11। ठीक है, समझ में आया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐड किया गया पार्ट 9 और शेड्यूल 11 के तहत। ठीक, चलिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेम वैसे ही है। इसमें क्या हुआ था, म्यूनसिपैलिटी ऐड हुआ पार्ट 9 की जगह पार्ट 9A और 12th शेड्यूल। अच्छा हाँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 11th शेड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स जोड़े गए थे। पंचायत में 29 फंक्शनल आइटम थे। ठीक है, वहीं पे जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिससे म्यूनसिपैलिटीज़ जोड़ा गया और पार्ट 9A और 12th शेड्यूल जोड़ा गया, तो इस 12th शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स म्यूनसिपैलिटीज़ के जोड़े गए। तो ये नंबर भी ध्यान दीजिएगा दोनों का। ठीक है, 73rd 74th इंटरलिंक्ड है, साथ में याद भी करिएगा तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसको देखते हैं। इससे क्या हुआ, देखो एलिमेंट्री एजुकेशन को इससे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अभी तक एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं था, बट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत क्या किया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का स्टेटस दे दिया गया। कहाँ पे, आर्टिकल 21A के अंडर में। ठीक है, यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 45 में है उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया और साथ ही साथ एक नया फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड ऑन किया गया आर्टिकल 51A के अंडर। ठीक, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में आया था उससे क्या क्या हुआ, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का स्टेटस दे दिया गया। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21A के तहत।
ठीक है। जो आर्टिकल 45 में डीपीएसपी था उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया गया और एक नए फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड ऑन किया गया आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। देखो इससे क्या हुआ था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या किया गया, अभी तक ये जो कमीशन थी नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक में थी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की जो नेशनल कमीशन थी अभी एक में थी, बट इससे ये दोनों अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसको आर्टिकल 338 के तहत डाल दिया गया और इसको आर्टिकल 338A के तहत। ठीक है, तो समझ में आया। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो अभी तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक में था उसको बाइफरकेट कर दिया गया, मतलब कि दो अलग हिस्सों में बांट दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 338 और शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 338A। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके तहत क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ से क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया गया। ठीक है, इससे संविधान में 3 चेंजेस लाए गए। क्या क्या, इट मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार जो है एक फंडामेंटल राइट के अंडर में डाल दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया गया कब से, 97वां मतलब 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। इससे क्या किया गया, आर्टिकल 19 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करना फंडामेंटल राइट के अंडर डाल दिया गया। ठीक है, दूसरा क्या किया, इंक्लूड अ न्यू डीपीएसपी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़ा गया जिसमें क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन। ठीक है, साथ ही साथ एक नया पार्ट भी ऐड हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9B, जो कि किससे डील करता है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ठीक, तो ओवरऑल क्या था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2011 में हुआ था उसके तहत क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया गया। इससे संविधान में 3 मेजर चेंजेस आए। कौन कौन से, पहला तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट दे दिया गया आर्टिकल 19 के तहत, एक नई डीपीएसपी ऐड ऑन की गई। ठीक है, और साथ ही साथ एक नया पार्ट 9B भी ऐड ऑन किया गया। समझ में आया। नेक्स्ट है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक, इसके तहत क्या हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2014 में आया था, इसके तहत क्या हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब देखो 2015 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 100 बार चेंजेस कर चुके हैं। ठीक है, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2015 में। इसमें क्या था, रिलेटेड टू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2015 में लाया गया था, ये किससे रिलेटेड था, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था उससे रिलेटेड था ये। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि कब आया, 2017। जीएसटी, इंडिया में जीएसटी लगाने के लिए क्या आया था, 101वां मतलब कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 लाया गया था। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं ना कि जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, तो 101वां। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट 102nd 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि कब आया था, 2018 में। इसके तहत क्या हुआ, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट किया गया। जो ये था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में जिसको लाया गया, इसके तहत क्या हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हो गया था। ठीक, नेक्स्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2019 में। इसमें ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट लाया गया था, मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन, मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया था। ये सारी चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 103rd। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2020 में। ये क्या किया था, एक्सटेंडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 में, इसके तहत क्या किया गया था, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एससी एसटी का जो रिजर्वेशन सीट है उसमें उसके नंबर्स को बढ़ा दिया गया था।
ठीक। लोकसभा और स्टेट असेंबली में जो SC ST का रिजर्वेशन सीट है उसके नंबर को बढ़ा दिया गया था किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2020 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2021 में। इससे क्या हुआ था देखते हैं। Exempted state government from consulting National Commission for Backward Classes with regard to preparation and maintenance of list of socially and educationally backward classes for their purpose। देखो ये क्या कहा था। देखो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट जब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाती थी तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का कंसल्ट लेती थी, बट इस एक्ट से ये जो कंसल्ट लेती थी स्टेट गवर्नमेंट NCBC से, इसको ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से ये लिस्ट किसकी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट खुद से बना सकती है, इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के कंसल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023। इसके तहत क्या हुआ था देखते हैं। It reserved 1/3 to all seats for women in Lok Sabha, State Legislative Assembly and Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, including those reserved for SC ST। ओवरऑल विमेन का रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया गया। कहाँ पे? मतलब विमेन की जो रिजर्वेशन सीट है उसको इंक्रीज कर दी गई थी। कहाँ पे? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में। ठीक है, तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था? विमेंस की जो सीट्स थी, रिजर्वेशन सीट, उसको बढ़ा दी गई थी। किन 3 जगहों से? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।